सुप्रभात दोस्तों। खुशी की पाठशाला में आज हम हमारे ख्यातिनाम वैज्ञानिक, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि पॉपुलरली मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, उनके एक ओपन लेटर से जुड़ी बातों पर चर्चा करेंगे। डॉक्टर कलाम भारत के उन लाखों युवाओं के आदर्श हैं जो उन्हीं की तरह मेहनत और ईमानदारी से सफलता पाना चाहते हैं। वे आज भी हर महीने सैकड़ों युवाओं से मिलते हैं, बच्चों से मिलते हैं और उन्हें देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा देते हैं। डॉक्टर कलाम युवाओं से एक सवाल अक्सर करते रहे हैं। वो पूछते हैं कि हम इतने नेगेटिव क्यों हैं? हमारे अखबार और टीवी चैनल नेगेटिव न्यूज़ ही क्यों देते हैं? वो बताते हैं कि एक बार मैं इजराइल में था, जहां हमास ने बड़ा आतंकी हमला किया। अगले दिन आप अखबार से क्या उम्मीद करेंगे? यही ना कि वो आतंकवादी हमले की बड़ी सी खबर छापें। लेकिन वहां के एक अखबार ने ऐसा नहीं किया। वो कहते हैं, मैंने देखा कि उस अखबार ने एक किसान की खबर छापी। वो किसान जिसने कम पैसों में खूब सारी सब्जियां उगाई और अपनी बंजर रेगिस्तानी जमीन को अन्न भंडार में तब्दील कर दिया। यह एक प्रेरणादायक तस्वीर थी जो हर किसी में आशा की किरण जगा सकती थी। हत्याओं, बमबारी से होने वाली मौतों का विवरण उस अखबार के बीच के पन्नों में कहीं दफन था। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम एक महान राष्ट्र हैं, हमारे पास सफलता की ढेरों गाथाएं हैं, लेकिन हम उन्हें क्यों नहीं स्वीकारते? वी आर द फर्स्ट इन मिल्क प्रोडक्शन, वी आर नंबर 1 इन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट टेक्नोलॉजी, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, वी आर द फर्स्ट इन एशिया to send a spacecraft to Mars and first in world to do this in most economic manner. लेकिन हमारी मीडिया बैड न्यूज, फेलियर ऑफ सिस्टम और डिजास्टर्स से ऑब्सेस्ड क्यों? एक और सवाल वो पूछते हैं कि हम भारतीयों पर विदेशी चीजों का इतना जुनून क्यों है? हमें इंपोर्टेड शर्ट, टीवी, टेक्नोलॉजी क्यों चाहिए? क्या हमें इस बात का एहसास नहीं है कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है? हम कहते हैं कि हमारी सरकार असक्षम है, हमारे यहाँ म्यूनिसिपैलिटी वाले कचरा नहीं उठाते, हमारा रेलवे काम नहीं करता, जबकि दिन के किसी भी समय में हमारी ट्रेनों में ऑस्ट्रेलिया की एक पूरी आबादी के लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं। फिर भी हम कहते हैं कि हमारा रेलवे काम नहीं करता, हमारी एयरलाइंस दुनिया में सबसे खराब है, हमारे फोन काम नहीं करते और न जाने क्या क्या। हम सिर्फ कहते हैं और कहते हैं, पर हमने अपने देश के लिए आज तक क्या किया? जब हम विदेशों में जाते हैं तो हम अपना बेस्ट प्रेजेंट करते हैं। सिंगापुर में हम सिगरेट का कचरा सड़क पर नहीं फेंकते, वहां पर हम अपने स्टेटस और इमेज की परवाह नहीं करते और पार्किंग के पैसे भी चुकाते हैं बिना कुछ कहे। वॉशिंगटन में हम स्पीड की लिमिट से ज्यादा तेज गाड़ी नहीं चलाते और ट्रैफिक पुलिस वाले को यह कहकर धमकाते नहीं कि तू जानता नहीं मैं कौन हूं। मैं उसको किसी बड़े आदमी का फोन भी नहीं करवाते। टोक्यो की सड़कों पर आप पान नहीं थूकते, बोस्टन में आप फर्जी सर्टिफिकेट्स नहीं खरीदते। आप दूसरे देशों में विदेशी सिस्टम को रेस्पेक्ट देते हैं, पर अपने खुद के सिस्टम को नहीं, क्यों? और भारत की धरती पर आते ही कागज फाड़कर सड़क पर फेंक देते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं, हम सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं और फिर सारी जिम्मेदारी भी उन्हीं को दे देते हैं और बैठकर ये उम्मीद करते हैं कि अब सरकार ही सब कुछ करे, जबकि हमारा खुद का योगदान सिर्फ नेगेटिव होता है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि वो सफाई कराए, लेकिन हम अपने आप को कभी भी कचरा बिखेरने से नहीं रोकते। हम रेलवे से साफ टॉयलेट्स की उम्मीद लगाते हैं, लेकिन हम खुद कभी टॉयलेट्स का प्रॉपर यूज करना नहीं सीखते। दोस्तों, गंदगी के प्रति हमारा जो रवैया है वो बेहद अजीब है। गंदगी फैलाएं हम और साफ कोई और करे। इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर लगा एक बोर्ड मुझे कभी नहीं भूलता। उस पर लिखा था, याद रखें, आपके द्वारा फैलाई जिस गंदगी को आप छूना भी नहीं चाहते, उसे आप जैसा कोई और इंसान साफ करता है। महात्मा गांधी। हम चाहते हैं कि इंडियन एयरलाइंस अच्छी सुविधाएं और खाना प्रोवाइड कराए, पर हम वहां से सामान चुराने में कोई भी मौका नहीं छोड़ते। डॉक्टर कलाम कहते हैं, जब महिलाओं, दहेज, गर्ल चाइल्ड और
इसी तरह के बर्निंग सोशल इश्यूज की बात आती है तो हम जोर जोर से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन घर में इसका उल्टा करते हैं। घरों में भ्रूण हत्या करते हैं, बहुओं को जलाते हैं और मंदिर में बेटियों को पूजते हैं, और हमारे बहाने। इसके लिए तो पूरे सिस्टम को बदलना होगा। मैं अकेले दहेज ना लूं तो उससे क्या होगा? तो इस सिस्टम को चेंज करने वाला कौन है? ये सिस्टम किससे मिलकर बना है? बहुत आसानी से हमारे लिए ये हमारे पड़ोसी, रिश्तेदार, दूसरी कम्युनिटीज, दूसरे शहर और गवर्नमेंट से मिलकर बना है, लेकिन डेफिनेटली आपसे या हमसे तो नहीं। जब वास्तव में सिस्टम में एक पॉजिटिव चेंज लाने की बारी आती है तो हम अपने आप को अपनी फैमिली के साथ एक सेफ जगह पर लॉक करके दूर से ही सब देखते हैं, और हम इंतजार करते हैं कि कोई मिस्टर क्लीन अपने जादुई झाड़ू के साथ आए और मैजिक से सब साफ कर दे, या फिर हम अपनी कंट्री को छोड़कर भाग जाएंगे। लेजी कॉवर्ड्स की तरह हम अपने घरों से भागते हुए अमेरिका चले जाते हैं और वहां के सिस्टम को प्रेज करते हैं। जब न्यूयॉर्क इनसिक्योर हो जाता है तो हम इंग्लैंड की तरह भागते हैं। जब इंग्लैंड में अनएम्प्लॉयमेंट हो तो हम गल्फ देशों की तरफ उड़ान भरते हैं, और जब वहां युद्ध छिड़ जाता है तो हम भारत सरकार से मदद मांगते हैं कि हमें वापस घर लाया जाए सुरक्षित। हर कोई देश की बुराई कर रहा है, कोई भी सिस्टम को सुधारना नहीं चाहता। हमारी अंतरात्मा की आवाज पैसों के लिए गिरवी रखी हुई है। आइए इंडिया के लिए वो करें जिसकी इसको जरूरत है। अपनी किताब भारत की आवाज में डॉक्टर कलाम ने लिखा है, मुझे लगता है कि हमें देश के लिए एक वैसी ही सोच व जोश की जरूरत है, ठीक वैसी ही जैसी अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई के समय हमारी थी। भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलने के लिए आज उसी जज्बे की जरूरत है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो सूरज की तरह जलना सीखिए। आखिर में मैं आपको डॉक्टर कलाम की किताब ए विंग्स ऑन फायर, जिसको गुलजार साहब ने अपनी खूबसूरत आवाज दी है, उसकी कुछ लाइनें सुनवाता हूं। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में। वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सके। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी यह इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं।
जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले, ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी न लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। दोस्तों, आपने ये मैसेज सुना, आज इस पे मेडिटेट कीजिए और अगर जरूरत समझें तो उसे फॉरवर्ड करें उन सब लोगों को जो इस देश से बेहद प्यार करते हैं। आज हम इसी पे मेडिटेट करेंगे। टीम खुशी की पाठशाला की तरफ से विनीत, शेखर भार्गव।